चलिए अब हम जो डिस्कस करेंगे अगला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ध्यान से सुनिए, ये हमारा है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो इसे ध्यान से मैं बताती हूँ आपको। इसका पहले हम एक क्रक्स नोट डाउन करते हैं, फिर मैं आपको नोट से जस्ट रीड कराऊंगी। अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की हम बात करें, प्रोटेक्शन दी जा रही है यहाँ पे। एक बार क्रक्स नोट करते हैं, फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा समझेंगे। प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्रोटेक्शन ऑन किस किस चीज में? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। दूसरा है हमारा फोर्स्ड लेबर, और तीसरा हमारा है इसमें बेगर। देखो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। इसकी कहानी क्या है, इसमें एक वर्ड यूज किया इन्होंने, कहा कि यहाँ पे आपको जो अधिकार है वो किससे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी व्यक्ति को आप क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लॉयटेशन? मिसबिहेव, मिसयूज, उसके साथ अभद्रता, अभद्र व्यवहार आप नहीं कर सकते। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग से। लेकिन ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है क्या? किसे बोलते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको लिखवाती हूँ, आप थोड़ा सा समझो। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है क्या? पुराने समय में क्या होता था कि देखिए, बहुत पुरानी बात ही हम कर रहे हैं कि पहले लोगों को क्या किया जाता था? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, लोगों को एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। सामान खरीद लेना, उसे यूज कर लेना, और उसके बाद यूज नहीं हो या आपका पर्पस पूरा हो जाए तो डिस्पोज ऑफ कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ये तो बहुत गलत है कि आप एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को गुड्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कोई ट्रीट करेगा तो दैट इज एन ऑफेंस। क्या माना जाएगा? वो ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज की प्रोटेक्शन मिली, किस पे? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। क्या मतलब है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का? देखिए, ह्यूमन बीइंग डील लाइक गुड्स, ह्यूमन बीइंग डील लाइक गुड्स, ह्यूमन बीइंग डील लाइक गुड्स सच एज सेल, उसको बेच देना, या फिर उसे क्या कर देना? लेट आउट, और डिस्पोज ऑफ। और क्या बोला मैंने? डिस्पोज ऑफ। अगर यूज ना करे तो उसे क्या कर दो? डिस्पोज। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली। क्या कहा इन्होंने? प्रोटेक्शन ऑन। नंबर 1 पॉइंट किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रही है? यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट इन्होंने बोला ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जैसे एक सामान को करते हैं, कि सामान को खरीद लो, बेच लो, लेट आउट कर दो, या फिर आप क्या कर दो? उसे डिस्पोज ऑफ कर दो। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी के साथ नहीं कर सकते। दूसरा आपने इसमें पॉइंट देखा होगा, फोर्स्ड लेबर। देख रहे हैं ना, फोर्स्ड लेबर। नाउ व्हाट डू मीन बाय फोर्स्ड लेबर? अगर आपने एक मूवी देखी हो मांझी, उसमें बचपन का सीन थोड़ा सा मांझी का दिखाया जाता है, और उसमें उनके फादर बोलते हैं कि ठीक है, तुम इसको अब मेरे लड़के को रख लो, वो तुम्हारे यहाँ पे काम करेगा और तुम्हारे पैसे चुकाता रहेगा। फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूर जिसे हम बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती करके अपने यहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करा सकते। इट मीन्स उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है। तीसरा है बेगर। क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के और बैगिंग करने के लिए, मतलब भीख मांगने के लिए आपने उसे रख लिया है, तो आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये खास तौर पे मना की गई है, और अगर करोगे तो इट इज एन ऑफेंस एंड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नाउ ऐसा क्यों किया गया ये भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि पहले ऐसा सब होता होगा,
है ना, समाज में इस तरीके की चीज़ें चल रही होंगी, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट यहाँ पे दिया गया है। मुद्दा ये उठता है, मैम आप एक बात बताइए, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हो, अगर बाय चांस किसी के फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं और वो फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएं, अफेक्ट हो जाएं, तो फिर क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो जाते हैं तो उसका अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है कि वो केस कर सकता है। फिर दोबारा से मेरी इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद, थोड़ी सी देर बाद मैं इसी मुद्दे पे आने वाली हूँ। मैंने क्या बोला कि आपका एक राइट है, आपका एक अधिकार है, लेकिन अगर आपको वो अधिकार नहीं मिला तो आप क्या करोगे? आप उसके अगेंस्ट रेमेडी क्लेम करोगे। अगेंस्ट क्या क्लेम करोगे? रेमेडी। जहां पे अधिकार है वहां उपचार है, क्योंकि जहां अधिकार होंगे वहां अधिकार अफेक्ट होंगे, और अधिकार अफेक्ट होंगे तो उसके बदले आपको रेमेडी मिलनी चाहिए। इसको एक थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बोल रही हूं मैं, याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो बहुत और भी ज्यादा अच्छा। ईबी जस्ट एबी रेमेडियम, जहां राइट्स हैं वहां रेमेडी है। आगे चल के मैं बताऊंगी। तो इट मीन्स अब मुद्दा ये भी उठता है कि मैम अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्या करेंगे? तो हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 23 बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, इसने कहा प्रोटेक्शन ऑन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग डील्स लाइक, ट्रीट लाइक सामान, ट्रीट लाइक गुड्स, उसको सामान को बेच देना या उसे लेट आउट कर लेना या डिस्पोज ऑफ कर लेना, दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा सब इतनी बैड प्रैक्टिसेस पहले फॉलो होती होंगी, तो उनको रोकने के लिए एक ह्यूमन बीइंग का ये क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट दिया गया है। दूसरा फोर्स लेबर मैंने क्लियर कर दिया, और तीसरा आपका हुआ बेगर। बेगर का मतलब आप जानते ही हो, बेगिंग करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये था हमारा छोटा सा आर्टिकल नंबर 23। कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 23। क्या क्लियर हो गया? अब देखो, आप चाहो तो यहाँ से रीड भी कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। मैंने प्रोहिबिटेड का मीनिंग आपको बता ही रखा है। प्रोहिबिटेड मीन्स व्हाट? प्रोहिबिटेड मीन्स कंप्लीटली बैन, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या माना जाएगा? वो ऑफेंस माना जाएगा। 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल be employed to work in any factory or mine engaged in hazardous employment, that is given in article number 24। अब देखो, पहले आपने 23 पढ़ा, अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 24 बता रही हूं। नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा जिसकी आयु बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed। the word is used here shall का मीन्स होता है कंपल्सरी, नहीं कर सकते। shall be employed to work in any factory or mines। माइंस का मतलब समझते हो? कोल माइंस वगैरह जो होती हैं, ये माइंस, और एंगेज्ड इन हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। देखो, सिंपल सी बात समझो, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो शायद आपको टफ लगे या टेक्निकल लगे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बच्चों को सेव करने की कोशिश की गई है। आपको पता है जिनकी एज जो है वो 14 ईयर्स से कम है, इट मीन्स वो ग्रोइंग चाइल्ड है, और अगर वो किसी फैक्ट्री में या कहीं हैजार्डियस वर्क चल रहा है। हैजार्डियस वर्क का मतलब क्या होता है? हैजार्डियस वर्क लाइक जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री है, अगर सीमेंट फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, केमिकल फैक्ट्री है, रिएक्शंस वगैरह जहाँ पे गैसेस वगैरह ज़्यादा होती हैं, अगर हैजार्डियस वर्क कहीं पे चल रहा है, ठीक है, और वो ग्रोइंग चाइल्ड है, तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी है। आपने ये भी देखा होगा
कि एक राइट टू एजुकेशन भी है। अगर हम उन दोनों को आपस में लिंक करें, राइट टू एजुकेशन और इस वाले पॉइंट को, तो हमें साफ नज़र आता है। राइट टू एजुकेशन में हमें बताया गया है 6 साल से ऊपर और अप टू 14 ईयर्स चाइल्ड की कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, और ये ड्यूटी गवर्नमेंट की, मतलब हम कह सकते हैं स्टेट की सौंप दी है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली। आगे इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बच्चे को जिसकी आयु 14 ईयर्स से कम है, आप उसको क्या नहीं कर सकते, रख नहीं सकते अपने यहाँ पे काम पे, किसमें, फैक्ट्री में और माइंस में। माइंस मतलब कॉल माइंस वगैरह जो होती हैं, जहाँ से आपके कोयला वगैरह या जो पेट्रोल्स वगैरह इस तरीके की रिग्स वगैरह जो होती हैं, वहाँ पे नहीं काम करा सकते। और एंगेज्ड इन हेजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, और कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कि क्या है, हेजार्डियस है, इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में आप उन्हें क्या नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस करे। द वर्ड इज यूज्ड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। द वर्ड इज यूज्ड व्हाट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मैंने आपको कल भी मतलब बताया था। लॉ में जब भी कभी प्रोहिबिशन वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली बैन, कि आप चाहकर भी उस काम को कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मेट्रो में लिखा क्या रहता है कि स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड, इट मीन्स थूकना बैन है, किसी भी कंडीशन पे आप वहाँ पे थूक ही नहीं सकते। दूसरा लिखा रहता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है आप उस काम को कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कंप्लीटली बैन है किसके एम्प्लॉयमेंट पे, चिल्ड्रन की, किसमें, फैक्ट्रीज। चिल्ड्रन का मीन्स वॉट, यहाँ पे क्या बोला गया है, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। आगे आप देखोगे इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत डिटेल में आपके यहाँ पे नहीं दिया, जस्ट एक पॉइंट दिया है। इसका डिटेल वर्जन, एडवांस वर्जन आपको जो पढ़ना है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे दिया है। इन्होंने सिर्फ एक लाइन देके छोड़ दिया है कि राइट टू फ्रीडम और रिलीजन। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहो तो मैं बता देती हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये है कि आप जिस भी रिलीजियस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई संस्था बनाना चाहते हो, कोई स्कूल खोलना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप बढ़ा सकते हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस कर रही थी, बिल्कुल वही पॉइंट आपके सामने आ गया है। अगर मैंने इतनी देर पहले आपको, बहुत देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जस्टिस से पहले पॉइंट में, कि जहाँ पे राइट्स होंगे वहाँ राइट अफेक्ट भी होंगे, जहाँ राइट्स होंगे वहाँ राइट क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। इट मीन्स जहाँ राइट होते हैं वहाँ रेमेडी होती है। अब तक हमने बात करी हमें बहुत सारे अधिकार मिले, लेकिन अगर वो अधिकार हमें नहीं मिलते तो इसका उपचार क्या है, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर आपके कुछ राइट्स हैं और वो राइट्स आपको नहीं मिल रहे, तो इसके अगेंस्ट अब क्या होना चाहिए, इसके अगेंस्ट कुछ उपचार होना चाहिए, रेमेडी होनी चाहिए। तो लॉ में ऐसे ही बोला जाता है, ईबी जस एबी रेमेडियम। मैम आपने बहुत टेक्निकल सा वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल ये ना लेटिन वर्ड्स हैं और आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। लेटिन वर्ड्स मतलब जो कि नॉर्मल भाषा में नहीं होते। नॉर्मल भाषा में मैं बता देती हूँ, ईबी जस एबी रेमेडियम का मतलब है इफ देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर कहीं राइट होगा तो उसकी क्या होंगी, रेमेडी भी होंगी। अधिकार है तो उसका उपचार भी है। तो यहाँ पे अभी तक तो हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी थी राइट्स की। ये भी अपने आप में एक राइट है। ये उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 में जाके, कौन से आर्टिकल में जाके, आर्टिकल नंबर 32 आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट होंगे तो आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो और केस करके अपने अधिकारों को वापस ले सकते हो। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो देखिए इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 गारंटी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फोर्स करके आप अपने अधिकार वापस ले सकते हो। इट इज़ अ रेमीडियल एंड नॉट सब्सटैंटिव इन नेचर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया सब्सटैंटिव। क्या वर्ड यूज़ किया, सब्सटैंटिव। मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, हालांकि आपके यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, बीच बीच में चीज़ें गायब भी कर रखी हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जितना आपको इंस्टीट्यूट ने दे रखा है मैं उतना पूरा A to Z पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। जो इससे भी और ऊपर की चीज़ें हैं वो हमें नेक्स्ट लेवल पे पढ़नी है। तो देखिए एक होता है प्रोसीजर। जब सब्सटैंटिव वर्ड यूज़ किया तो मुझे आपको दोनों पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। एक होता है प्रोसीजर, एक होता है सब्सटैंटिव। देखो जब भी कभी हम बात करते हैं सब्सटैंटिव की, दो तरीके के लॉ एक्चुअली
इंडिया में है, एक है प्रोसीजरल लॉ और एक है सब्सटैंटिव लॉ। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो आप ये समझना कि एक कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें तुम्हारे राइट होते हैं, जहाँ क्या दे रखे हैं तुम्हारे अधिकार, ठीक। और एक ऐसे लॉ होते हैं जहां अधिकार अफेक्ट होने के बाद आप प्रोसीजर फॉलो करके केस फाइल करते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए आपका वोट डालने का अधिकार है और आपको वो राइट नहीं दिया जा रहा, आपको वोट डालने से रोका जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे? केस फाइल करोगे। अब जब केस फाइल करोगे तो उसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और वो प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजरल लॉ में, जैसे मैं बात करूं आपके साथ सिविल लॉ में कि आप कौन से कोर्ट में जाओगे, निचले स्तर की कोर्ट में जाओगे, ऊपर वाले स्तर पे जाओगे, मतलब लोअर लेवल पे जाओगे, अपर लेवल पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, कौन से कोर्ट में जाओगे, किस तरीके से जाओगे, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, वो सारी चीजें किस में लिखी होंगी? प्रोसीजरल लॉ में। इट मीन्स लॉ कितने तरीके के होते हैं? दो। वन इज अ सब्सटैंटिव लॉ, अदर वन इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो हम कह सकते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आई? इट इज नॉट सब्सटैंटिव इन नेचर। ये क्या नहीं है? सब्सटैंटिव इन नेचर नहीं है। तो देखिए, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये वही पॉइंट बोलना चाह रहा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मैं जस्ट रीड आपको करके बता रही हूँ। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां राइट होंगे वहां पे क्या होगी? रेमेडी। और ये लिखा है ना जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, यूबी जस इबी रेमेडियम, सॉरी यूबिजस एबी रेमिडियम। क्या कह रहा है ये? इफ ये क्या है? ये है क्लेटन वर्ड। आप जगह जगह इस तरीके के शब्दों को, अजीब तरीके के शब्दों को देखोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही गलत होना, शुरू से ही गलत करार देना। तो इस तरीके के शब्दों का लॉ में इस्तेमाल किया गया है। पर मैम क्यों किया गया है? क्योंकि थोड़ा सा वो जो हमारे यहाँ के कानून हुए हैं वो जस्ट कॉपीड है, कुछ कुछ चीज़ें हमने बाहर से कॉपी कर रखी हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक फ्लेवर देने की वजह से, यही एक लॉजिक है इसका, कुछ फ्लेवर देने की वजह से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ राइट्स आर गिवन विदाउट देयर बीइंग अ रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट, दे आर ऑफ नो यूज। अगर राइट है तो साथ में क्या होगी? रेमेडी होगी। राइट है और रेमेडी नहीं है तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है। While remedies are available Constitution under ordinary law, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसे कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन, उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। दैट the person whose fundamental right is violated has a right to move Supreme Court by appropriate proceeding। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? रेमेडी के लिए कहाँ पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रक्स लिखवा देती हूँ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये बताओ, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर क्या है? पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट है? आंसर इज यस। तो मैं टिक कर सकती हूँ फंडामेंटल राइट है। अच्छा, आप मुझे बताओ ये फंडामेंटल राइट क्या है? इसके अंदर क्या दिया गया है? ये फंडामेंटल राइट है प्रोटेक्शन के लिए, यस और नो? क्या यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रही है? नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, किस चीज़ की प्रोटेक्शन हो रही है? फंडामेंटल राइट्स की। कहाँ से कहाँ तक की? जब जब हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे। कब हम इसे इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं तब हम इस फंडामेंटल राइट को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने राइट्स वापस लेने हैं। इट मीन्स व्हेन इट इज यूज्ड, बताइए इसे कब यूज किया जाता है? व्हेन आवर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्ट। व्हेन आवर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्ट। अच्छा, क्यों यूज करते हैं? वाई? क्या मिलता है इसमें? इट इज अ रेमिडियल एक्शन, रेमिडी मिलती है। अच्छा, करते क्या है इसमें? हम कोर्ट जाते हैं। कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं। क्यों करते हैं? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब मैंने आपको एक एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर दिया। एनफोर्स करने के लिए क्या? अपने फंडामेंटल राइट्स। इसका डिटेल वर्जन हमें आगे पढ़ना है
और उसको बोलते हैं रिट्स। नए नए शब्द आपको मिलेंगे सुनने को, तो उसे बोलेंगे रिट पिटिशन। क्या बोलेंगे? रिट पिटिशन। और अलग अलग तरीके के रिट्स आपको नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है लेकिन मुझे डिटेल में आगे पढ़ाना है, जैसे कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वेरेंटो, सिशोरियो। तो ये आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे और आपको अभी समझने भी नहीं है, ये मुझे जो समझाने वो अगले टॉपिक, पूरा टॉपिक दे रखा है आपके यहाँ पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें ये समझना है कि आर्टिकल 32 है क्या। पहली बात, आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, यस और नो? आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किस तरीके, क्यों है ये? टू प्रोटेक्शन आवर फंडामेंटल राइट व्हेन इट इज यूज्ड, जब आपके अदर फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे तब आप इसे यूज कर सकते हैं। है क्या ये? रेमिडियल एक्शन है। करते क्या है? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, केस फाइल करते हैं, क्यों? अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका डिटेल वर्जन हम रिट पिटीशन में पढ़ेंगे, क्या होती है रिट, कैसे फाइल करते हैं, वो तभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।